हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। और आज है संडे को हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। इस पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में होगा 30 क्वेश्चन का एक क्विज एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है? तो फर्स्टली हम 21 ऑफ अप्रैल टू 27 ऑफ अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पर्सन इन न्यूज। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सन है, ऑबिचुरीज है, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीक में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज थी उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में क्विज होगा। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक के आज कवर जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, सफिशिएंट है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि वीकली करंट अफेयर सफिशिएंट होता है, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स में मेन पर्पस क्या है? आपका पर्पस है आपका रिवीजन कराना। इसलिए कुछ सेगमेंट को मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना करंट अफेयर्स में। स्पोर्ट्स है, साइंस, टेक, मिलिट्री, इसके अलावा नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, एमओयू, एग्रीमेंट, कितना कुछ होता है। लेकिन एक ही वीडियो में इतना पूरे हफ्ते को कवर करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने उठाए और उन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो ये आपका रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब पूरे हफ्ते आपने डेली करंट अफेयर्स देखा, उसके बाद रिवीजन करने के लिए आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? और वीडियो पसंद आता है तो भाई शेयर कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है 21 ऑफ अप्रैल। 21 ऑफ अप्रैल को हमने नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम 1947 में जो हमारे सिविल सर्वेंट थे उनको एड्रेस किया था डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि हमारे कंट्री के स्टील फ्रेम कहे जाते हैं या जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने पहली बार सिविल सर्वेंट को एड्रेस किया था 1947 में और कहा था कि हम यहाँ पर सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करेंगे, जिससे हमारे जो सिविल सर्वेंट है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशन, तो हम लोगों को अवेयरनेस बता सके। तो 21 ऑफ अप्रैल सिंस 2006 हम नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 22 ऑफ अप्रैल। 22 ऑफ अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसे नहीं भूलना है आपको। वर्ल्ड अर्थ डे। तो दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 ऑफ मार्च एंड 22 ऑफ अप्रैल। 22 ऑफ मार्च को हमने क्या मनाया था? वाटर्स डे। और वाटर आया तो वाटर कहां आया? अर्थ पे आया। तो वाटर एंड अर्थ ये दोनों इंपॉर्टेंट डे है। थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक। 23 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी रीड योर वे। ओके। नेक्स्ट है 24 ऑफ अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो कि हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको इस साल हमने भारत रत्न अवार्ड भी दिया है, उन्हीं के समय 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में आया था, और जहां पे पंचायतों के बारे में बात की गई थी कि इंडिया में 3 टियर या 3 लेवल की पंचायतें होनी चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में भी मेंशन है। तो इसलिए हम नेशनल पंचायत राज डे 24 ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2010। डन। नेक्स्ट अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे 24 ऑफ अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया, और थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। फिर 24 से लेकर 30 ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक होता है एवरी ईयर, हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं एंड थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ओके। एंड 26 ऑफ अप्रैल जो लास्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसकी थीम थी आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इस पूरे हफ्ते में ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से दिन आपको नहीं भूलने हैं। पहला है आपका वर्ल्ड अर्थ डे, नेशनल पंचायती राज डे, फिर है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे और आपका ये इम्यूनाइजेशन वीक। इनको आपको नहीं भूलना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में थे इस पर्टिकुलर वीक में। सबसे पहले बात करते हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ, जिन्हें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नलिन प्रभात।
इसके अलावा ये सपना तिवारी हैं, सपना तिवारी को स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी में, ठीक है। तो नलिन प्रभात हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और इसके पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। इनका टेन्योर 2028 तक रहने वाला है, ओके। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जो कि हमारे वाइस चीफ है नेवल फोर्सेस में, वाइस चीफ है, लेकिन अब इनको प्रमोट करके चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनाया जा रहा है। तो हमारे अपकमिंग समय में जो मतलब 30 अप्रैल से बात कर रही हूं मैं, तो 30 अप्रैल से हमारे देश के जो न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे वो दिनेश के त्रिपाठी होंगे। और ये किसे रिप्लेस करने वाले हैं, तो आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार को। आर हरि कुमार जी का टेन्योर 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है आरबीआई अप्रूव अजीत कुमार अपॉइंटेड एज द धनलक्ष्मी बैंक चीफ। तो धनलक्ष्मी बैंक के जो चीफ अपॉइंट हो रहे हैं मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, धनलक्ष्मी बैंक के किसे अप्रूव किया गया है आरबीआई ने, तो आंसर हो जाएगा अजीत कुमार को। धनलक्ष्मी बैंक का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था केरला में, बट 2010 में इसका नाम चेंज करके हमने धनलक्ष्मी बैंक किया है, ओके। नेक्स्ट पर्सन है संतोष विश्वनाथन, अपॉइंटेड इंडिया रीजन हेड ऑफ द इंटेल। इंटेल आप सभी को पता है कंप्यूटर में जो हमारी चिप्स होती हैं, तो चिप मेकिंग कंपनी है इंटेल, और इंटेल के इंडिया में जो रीजनल हेड अपॉइंट किए गए हैं वो है संतोष विश्वकर्मा। जबकि इंटेल का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा, कैलिफोर्निया में आपको मिल जाएगा, और इंटेल के चेयरमैन है ओमर इशरक, ठीक। ये इंडिया में हेड अपॉइंट किए गए हैं संतोष जी। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, दीपक पारेख नाम है, इनका नाम है दीपक पारेख, और इन्हें 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था, ठीक है। तो दीपक पारेख चेयरमैन है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन थे दीपक पारेख, और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और अब इनको रिप्लेस किसने किया है, तो के मिस्त्री ने किया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, दीपक पारेख कौन थे। नेक्स्ट बात करते, रिसेंटली मालदीव में इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और मालदीव के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं मोहम्मद म्यूजो। मोहम्मद म्यूजो जो कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मालदीव की कैपिटल माले है, और यहाँ पे करेंसी रुपया चलती है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, पी सुब्बा राव। इनका नाम क्या है, पी सुब्बा राव, और पी सुब्बा राव को आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। आर्यभट्ट अवार्ड 1958 में स्टार्ट हुआ था, 1958 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया था, और ये अवार्ड एवरी ईयर दिया जाता है बाय एएसआई मतलब एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस अवार्ड को देने का काम करती है। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि एरोनॉटिक्स में, एरोस्पेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, पूरी लाइफ को डेडिकेट करता है इन पर्टिकुलर फील्ड में, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो फिलहाल सीईओ एंड फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अनंत टेक्नोलॉजी पी सुब्बा राव को आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले पर्सन है एमएस धोनी। फ्रांस की कार मेकिंग कंपनी है जिसका नाम है सिट्रॉन। तो सिट्रॉन के न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं एमएस धोनी, इनका नाम है, ओके। चलिए अब ये जो फोटो देख रहे हैं ये गाजा की फोटो है। तो गाजा में अभी अटैक का माहौल था, ठीक है, इजराइल और गाजा में वॉर चल रही थी, तो कई सारे जर्नलिस्ट गए वहां पे, फोटोग्राफर्स गए रिपोर्टिंग करने के लिए, फोटो क्लिक की। तो वहां पर आप देखेंगे पैलेस्टीन में एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया, नाम है मोहम्मद सालिम, और मोहम्मद सालिम की इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड इस फोटो को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, रतन टाटा जी, ठीक है। इन्हें KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट इस अवार्ड को देता है। बेसिकली अगर कोई भी पर्सन ह्यूमैनिटेरियन मतलब परोपकारी काम करता है, तो ये अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है और 2024 में दिया गया है, ठीक है ना। तो 2021 के लिए अवार्ड किसे दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है, आप देख सकते हैं फोटो में। अगले जो पर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट इन न्यूज होता है, जैसे कि सोमा मंडल एक समय पे फर्स्ट थी न्यूज में, याद आया, सेल की डायरेक्टर, तो उनका नाम एवरी पेपर मतलब जो भी एग्जाम उस पर्टिकुलर ईयर में हुए थे ना, सोमा मंडल का नाम डेफिनेटली पूछा गया था। वैसे कोई भी पर्सन, स्पेशली कोई लेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन की पहली बार हेड बनती है, तो वो एग्जाम का टॉपिक हो जाता है, हॉट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो प्रोफेसर नेमा खातून,
ये है प्रोफेसर नेमा खातून और इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है, पहली वीमेन वाइस चांसलर बन गई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, इनका टेन्योर 5 इयर्स के लिए होगा या फिर 70 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन 1920 में हुआ था। अगले पर्सन है, नाम है सौरभ घोसाल और सौरभ जो है वो अर्जुन अवार्डी है। इन्हें 2007 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स को दिया जाता है, मतलब स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड आपको अर्जुन अवार्ड देखने को मिलेगा। इनका रिलेशन रहा है स्कॉश से। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये स्कॉश प्लेयर रहे हैं सौरभ घोसाल और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं, पहले पर्सन इंडिया से 2004 में। ओके, चलिए अब इसके बाद कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हम ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहते हैं। नाम है लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड। तो ये जो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड है, इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है स्पोर्ट की फील्ड में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है नोवाक जोकोविच का। कौन है ये? तो ये टेनिस खेलते हैं, टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और फिफ्थ टाइम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर बन गए हैं। ठीक है, अगली पर्सन, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, एटना बोनामती इनका नाम है। एटना बोनामती एक फुटबॉलर है और इनका नाम यहाँ पर देखिए इंक्लूड किया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में और स्पेन से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? साइमोन बाइल्स को मिला है जो कि एक जिम्नास्टिक है। फिर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो जूड बेलिंगम को मिला है जो कि एक फुटबॉलर है। अब आपको जो याद रखना है वो है टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्पेन की वीमेन्स फुटबॉल टीम को। एंड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी ये किसे मिला है? मैंने याद करवाया था ग्रूट, याद आया ग्रूट? बस ग्रूट याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर के बारे में। अभी तक इंडिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी मनिका बत्रा और मनिका बत्रा को अब ओवरटेक कर लिया है। किसने ओवरटेक किया है? सीरजा आकुला ने किया है और ये इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर बन गई है। वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 38 पोजीशन पे मिल जाएगी। ये तो हो गई फीमेल कैटेगरी में। अब बात करेंगे मेल कैटेगरी में नंबर 1 कौन है। तो शरद कमल का नाम आपने सुना होगा। शरद कमल वो भी टेबल टेनिस खेलते हैं और ये इंडिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे और वर्ल्ड लेवल पे उनकी रैंकिंग 37वें नंबर पे मिलेगी। तो ये भी नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन जो कि इंडियन है, नाम है गीता सब्रवाल और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इन्हें यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। कहां पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया किसे अपॉइंट किया गया है? गीता सब्रवाल को अपॉइंट किया गया है। ये कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं? तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम ये लोग करते हैं। लास्ट पर्सन जिनके बारे में आज हमें बात करनी है उनका नाम है यूकी भामरी। ठीक है, और ये बैडमिंटन प्लेयर है। ओके, जैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर है, बैडमिंटन नहीं टेनिस प्लेयर है। ओके, जैसे हमारे लिए रोहन बोपन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है डबल कैटेगरी में। आपको पता है ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 रोहन बोपन्ना है डबल कैटेगरी में और उनके जो पार्टनर हैं वो है मैथ्यू इब्डन जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलेंगे। सिमिलर यहाँ पर एक और पेयर है डबल पेयर जो इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, ये है यूकी भामरी जो कि इंडिया के हैं, टेनिस प्लेयर है और उनके जो पार्टनर है ये है फ्रांस के, नाम है एल्बेनो ओलिविटी। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल जीता है और फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इंडियन टेनिस प्लेयर ने इस टाइटल को जीतने का काम किया है जब से इसकी शुरुआत हुई है 1899 से। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है उसेन बोल्ट। इनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, बहुत तेज भागते हैं। ठीक है, एथलीट है और ये जमाइका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने
3 बार लगातार जो समर ओलंपिक्स हुए हैं उसमें गोल्ड मेडल 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 4 क्रॉस 100 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये रिकॉर्ड अभी तक कोई और नहीं बना पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, नाम है उसेन बोल्ट। और इन्हें जो अपकमिंग हमारे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं ना 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में वेस्ट इंडीज में और यूएसए में, उसके लिए इन्हें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। आप देखेंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स, 2012 के लंदन ओलंपिक्स और 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में खेला गया था और इंडिया से जीता था 2007 में। डन। चलिए अगले पर्सन, जैसे कि हमारे लिए नीरज चोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टोक्यो में ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लाके दिया था और उनका रिलेशन जेवलिन थ्रो से है। सिमिलर यहाँ पर भी एक और जेवलिन थ्रो प्लेयर है जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल लाके दिया है एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि दुबई यूएई में हुई थी। और नाम है इनका दिव्यांशु शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके पड़ोस में खड़े हुए हैं, आप देखिए इनके बगल में खड़े हुए रोहन यादव, इन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 1986 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट एडिशन जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया। अब हम अपने देश के एक रेसलर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है नरसिंह यादव। और नरसिंह यादव प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं WFI के। WFI का मतलब है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री में रेसलिंग की एक गवर्निंग बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। और 1967 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरसिंह यादव बन चुके हैं। एंड लास्ट पर्सन, ये वाकई में लास्ट है जिनके बारे में बात करनी है, टी रविशंकर। और इनका नाम, आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं, आप रेगुलेटरी बॉडी स्टूडेंट हैं, तो इनका नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि ये है आरबीआई के गवर्नर। 2021 में इन्हें आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया था फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 1 ईयर के लिए इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है और नया टेन्योर इनका 3 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर टर्म एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। यहाँ पर प्रोविजन है कि 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, इसलिए आप देखेंगे आरबीआई में आपको 4 डिप्टी गवर्नर देखने को मिलते हैं। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने बात की। अब थोड़ी सी मेरी कहानियां सुन लो प्लीज। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताना है कि मैंने एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट की है जहां पर मैं सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मिनिस्ट्री वाइज कवर कर रही हूँ। और पहली मिनिस्ट्री मैंने पिक की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लगभग 5 वीडियोस में बना चुकी हूँ। 10-10 मिनट के ही वीडियो है जिनमें गवर्नमेंट स्कीम्स को PYQ के साथ कवर किया गया है। उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो आप उसे देखिए, आपको काफी नॉलेज इससे मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब बात करेंगे पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ के लिए आप ऑलिव वोट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी। डन। जब आप ऑलिव वोट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि समर सेल या समर फेस्ट चल रहा है और 28 अप्रैल तक चलना है और 40% यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, ऑफ चल रहा है। तो आप इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। इस पर्टिकुलर वीक में हम जो न्यूज हमने बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है रुपे लॉन्च Link It Forget It campaign at IPL 2024 to promote credit card on UPI। तो रिसेंटली रुपे ने कोलैबोरेशन किया है NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन। अभी जो IPL हमारा चल रहा है उसी में इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। मकसद क्या है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है ना, आप क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं UPI से और UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। दिस इनिशिएटिव एम टू शोकेस द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ द रुपे क्रेडिट कार्ड विथ UPI। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? तो डेवलप किया है DDB मुद्रा ग्रुप ने। और एडवर्टाइजिंग जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, मतलब जो एडवर्टाइजिंग के लिए जो फेस होगा, ब्रांड एम्बेसडर भी आप बोल सकते हैं, वो होंगे शंकर महादेवन। ओके, नेक्स्ट क्रेड, CRED क्रेड, जो कि एक फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है, कैन ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर
आरबीआई ने रिसेंटली इन्हें अप्रूवल दिया है कि आप एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकते हो। पेमेंट एग्रीगेटर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मोड से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनटेक यूनिकॉर्न क्रेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फैसिलिटी इनको रिसेंटली प्रोवाइड की गई है बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने जो पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है इसको स्टार्ट कब किया था? इन मार्च 2020 में किया था। क्रेड के फाउंडर कौन है? तो कुणाल शाह है। 2018 में क्रेड का फॉर्मेशन किया गया था। अब यहां पर देखिएगा S&P ग्लोबल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में एशिया पैसिफिक रीजन के टॉप बैंक्स के बारे में बताया है जिनका असेट साइज सबसे ज्यादा है, जिनके पास सबसे ज्यादा असेट है, प्रॉपर्टी आप कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, 3 इंडियन बैंक्स इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर असेट साइज। तो एशिया पैसिफिक रीजन में हमारे 3 बैंक हैं जो टॉप 50 बैंक की लिस्ट में आते हैं, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ठीक है, SBI की रैंकिंग आपको 20th मिल जाएगी। इसके अलावा HDFC बैंक की रैंकिंग 33 पोजीशन पे मिल जाएगी और ICICI बैंक 48 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों बैंक को और बैंक की रैंकिंग को हमें याद रखना है। अब सबसे ज्यादा बैंक किसके हैं या टॉप पर कौन सा बैंक है? तो चाइनीज बैंक का डोमिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और टॉप 3 बैंक्स में भी आपको चाइनीज बैंक ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, सेकेंड नंबर पे है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड एंड थर्ड नंबर पे है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट है इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना में क्या है? 300 यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और आपके घरों के ऊपर रूफटॉप 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा। अब कोई पर्सन है जिसको लोन चाहिए है अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए, तो लोन लेने के लिए कहां जाएगा? इंडियन बैंक के पास। और इंडियन बैंक से आपने लोन ले लिया, अब इसको इंस्टॉल कराना है तो इंस्टॉल कौन कर देगा? टाटा पावर आपको इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, The Chennai-based public sector Indian Bank has signed an agreement with Tata Power Solar System to provide loan under the PM Surghar Muft Bijli Yojana. The Indian Bank will provide loan to the customer to install the rooftop solar system on their houses और Tata Power उनको इंस्टॉल करके देगी। अब यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बात हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अबाउट द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसे 13 Feb 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। डन, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपीस का बजट भी दिया है। अभी हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक पहले एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था 1907 में, और जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1969 में 14 बैंक्स थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया, उनमें से एक बैंक इंडियन बैंक था। आपको न्यूज पता होगी कि 2020 में इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया और इंडियन बैंक का हेड ऑफिस आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। शांतिलाल जैन MD एंड CEO मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस गेट्स न्यू आइडेंटिटी, विल नाउ बी कॉल्ड बंधन लाइफ। देखिएगा हुआ क्या है, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग हैज ऑफिशियली टेकन ओवर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग जो कि बंधन बैंक की एक सब्सिडरी है, उसने एगॉन लाइफ इंश्योरेंस को टेक ओवर कर लिया और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? बंधन लाइफ कर दिया है, बंधन लाइफ, जिसकी टैगलाइन क्या है? भारत की उड़ान बंधन से। बंधन बैंक का फॉर्मेशन 2008 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है न्यू FDI रूल फॉर स्पेस सेक्टर नोटिफाइड। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली जो न्यू रूल्स बनाए हैं FDI के लिए स्पेस सेक्टर में कि अप टू 100% FDI आपको स्पेस सेक्टर में मिलेगी। ये बात बहुत पहले अनाउंस की गई थी लेकिन रिसेंटली इसे नोटिफाई किया है। जब भी आप FDI के सेक्टर में कुछ भी अमेंडमेंट करते हो, कोई चेंजेस करते हो, तो आपको चेंजेस करने होते हैं FEMA एक्ट में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA एक्ट 1999 में इसमें चेंजेस करने होते हैं। और यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 100% गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है। अलग अलग सेक्टर है, आइए उन सेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको 3 अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला है ऐसी कंपनीज जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं
और सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट पे काम करेंगी तो उनको अप टू 100% एफडीआई अलाउड है, बट 74% तक आपको ऑटोमेटिक रूट से करना होगा, और 74% से ज्यादा अगर आप एफडीआई करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, मतलब गवर्नमेंट रूट से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। सेकेंड है, कोई कंपनी है जो लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाना चाहती है तो उनके केस में भी 100% आपको एफडीआई है, बट 49% आपको ऑटोमेटिक रूट से जाना पड़ेगा, और 49% से ज्यादा आप पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट रूट पे जाना पड़ेगा। एंड लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग, जो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अप टू 100% एफडीआई है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ऑटोमेटिक रूट से है, मतलब कोई विदेशी कंपनी आके भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर सकती है, 100% ओनरशिप उनके पास हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये काफी फैक्चुअल डेटा है, और फैक्चुअल डेटा याद करने में मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कतें तो होती हैं, बट याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका ईयर एंड होता है तो पूरे ईयर का कंपाइलेशन है ना कि कितना हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो तो हमें पता करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। सबसे पहले हमें ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हमने कितना रिफंड किया है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा कितना हुआ है, तो आप देखेंगे नेट कलेक्शन है 19.58 लाख करोड़ रुपीस, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 17.70% ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए FY24 में हमारा नेट कलेक्शन कितना है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो आंसर हो जाएगा 19.58 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 17.70% ज्यादा है। नेक्स्ट है ग्रॉस कलेक्शन। तो ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ हमारा, तो ग्रॉस कलेक्शन हुआ 23.37 लाख करोड़ रुपीस, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 18.48% ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो नेट कलेक्शन देख लिया, ग्रॉस कलेक्शन देख लिया। नाउ बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। ठीक है, तो ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन FY23-24 में हमारा 11.32 लाख करोड़ रुपीस रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 13.06 से ग्रोथ हमने देखी है, इतना परसेंट हमने ग्रोथ देखा है। ये तो हो गया ग्रॉस। नेट कितना हुआ, ग्रॉस में से कुछ टैक्सेस वगैरह डिडक्ट कर दो, तो नेट हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो है 9.11 लाख करोड़ रुपीस का, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 10.26% आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमने कितना रिफंड किया है, तो 3.79 लाख करोड़ रुपीस को हमने रिफंड करने का काम किया है। तो आपको कुछ डेटा जो याद करना है मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ। 19.58 लाख करोड़ क्या है आपका, चलो इसको छोड़ो, पहले इसको देखो। 23.37 लाख करोड़ क्या है आपका ग्रॉस नेट डायरेक्ट कलेक्शन है, उसमें से रिडक्शन हटाओ तो बचेगा नेट। तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना है, 19.58 है। फिर हम बात करेंगे ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 11.32 लाख करोड़ रुपीस है। नेट कितना है, तो 9.11 लाख करोड़ रुपीस है। रिफंड हमने कितना किया, तो 3.79 लाख करोड़ रुपीस हमने रिफंड किया है। डन। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च NCMC इनेबल्ड डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। तो NCMC मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है, जो फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, पार्किंग की जरूरत है या फिर टोल प्लाजा में, तो एक आपको कार्ड मिलता है जिसमें आप मल्टीपल टाइम रिचार्ज करा सकते हो, जिससे आपका ट्रेवल एक्सपीरियंस इनहांस हो। ये आपका NCMC कहलाता है, जिसको हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि उसने NCMC इनेबल्ड डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है, और इन्होंने एसोसिएशन किसके साथ किया है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और ये जो कार्ड है इट इज पावर्ड बाय रुपे। ठीक है, इट इज पावर्ड बाय रुपे, मतलब रुपे इनको थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। डन इतना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का एक एजेंडा है, एक कमिटमेंट है, वन नेशन वन कार्ड विजन, वन नेशन वन कार्ड। और ये जो कार्ड तैयार किए गए हैं ये इको फ्रेंडली है और इनमें EPVC मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आप एक और चीज यहाँ पे याद रख सकते हैं, NCMC इनेबल कार्ड के की बेनिफिट क्या होंगे। तो सबसे पहली बात, वन कार्ड फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है मेट्रो के लिए, बसेस के लिए, पार्किंग के लिए, टोल के लिए। इसके अलावा आप इसमें ऑफलाइन भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, राइट, कैन बी यूज फॉर ऑफलाइन शॉपिंग, मॉल्स में, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन, इसके अलावा इनहांस सिक्योरिटी।
अब यहाँ पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, कब? 4 मार्च 2019 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएमसी किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 4 मार्च 2019 में किया था। नेक्स्ट है 10, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली लॉन्च ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। अब मल्टीलेटरल बैंक क्या होते हैं? जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सभी आपके मल्टीलेटरल बैंक्स कहलाते हैं। मल्टीलेटरल बैंक्स पे कोई एक कंट्री की ओनरशिप नहीं होती, सेवरल कंट्रीज इसकी मेंबर होती हैं और इसको रन करने का काम करती हैं। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? एशिया रीजन में जो भी डेवलपमेंट के वर्क हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क हैं, तो अपने मेंबर नेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसी प्रकार के 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ने एक ज्वाइंट ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। डन इतनी चीजें। रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग हो रही थी वॉशिंगटन डीसी में, और वहां पर ही ये फैसला लिया गया है। इससे ये लोग क्या करेंगे? इनका टारगेट है कि पॉवर्टी हटाना, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करना, और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना डिफरेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज को, आइडियाज को डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे टू ट्रांसफॉर्म द डेवलपमेंट फाइनेंस लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनको और बूस्टअप करने का काम है, जिसके 2 कंपोनेंट है। एक है को फाइनेंसिंग पोर्टल, इट इज होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होगा जो कि को फाइनेंस करेगा जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उनको। नेक्स्ट है को फाइनेंसिंग फोरम। ये बेसिकली एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर पॉलिसी मेकर्स और शेयर होल्डर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, आइडियाज को शेयर करेंगे। अब वो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट कौन कौन से बैंक है? ये सारे बैंक है जिन्होंने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को रेडी किया है। आप देख पाएंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, रेजर पे लॉन्च यूपीआई स्विच विथ एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिएगा, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो यूपीआई से होते हैं। ठीक है, यूपीआई पे बर्डन भी बहुत ज्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती या ट्रांजैक्शन में डिले भी हो जाता है, क्योंकि हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो रिसेंटली रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर इसी तरीके के यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है और उसका नाम रखा है यूपीआई स्विच। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें इनका टारगेट है कि हम 4 से 5% और ज्यादा स्पीडी वे में ट्रांजैक्शन करेंगे और इन अ सेकेंड हम 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे, ऐसा इनका टारगेट है। क्लियर? डन। इसलिए इन्होंने इसे लॉन्च किया है और एक क्लाउड बेस्ड आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई बैन कोटक महिंद्रा फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर ऑनलाइन। देखिएगा, हमारे देश में एक एक्ट चलता है विच इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई को एक पावर दी जाती है कि आप किसी भी कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज वगैरह हैं, उन पे सुपरविजन कर सकते हो उनमें। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया? अपनी एक टीम को भेजा, अपनी एक आईटी टीम को भेजा कोटक महिंद्रा बैंक, और वहां पे पाया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है वो उतना ज्यादा अच्छा और या सिक्योर नहीं है, उसमें कुछ डिफॉल्ट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को कहा है कि आप ऑनलाइन तरीके से या अपने मोबाइल बैंकिंग से किसी भी नए कस्टमर को इनरोल नहीं करोगे, ऑन बोर्डिंग करने के लिए मना कर दिया है। डन। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पहले एनबीएफसी था और इसका नाम था कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड पहला एनबीएफसी है हमारे देश का जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया था, एज अ बैंकिंग लाइसेंस दिया था। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन 2003 में स्टार्ट हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अशोक वासवानी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भारत पे। भारत पे का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था और अश्नीर ग्रोवर इसके वन ऑफ द को फाउंडर हैं। अब इससे अलग हो चुके हैं और अश्नीर ग्रोवर ने कुछ दिन पहले जीरो पे को लॉन्च किया था और जीरो पे आपको मेडिकल लोन प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत पे के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं और नाम है नलिन नेगी। ठीक है, ये बात भी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस की थी। अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि भारत पे ने इंट्रोड्यूस किया है भारत पे 1।
इंडिया का पहला ऑल इन वन डिवाइस है। ऑल इन वन डिवाइस मतलब इसमें आपको QR कोड भी मिल जाएगा, इसमें आपको स्पीकर भी मिल जाएगा, इसमें आपको पॉइंट ऑफ सेल भी मिल जाएगी। मतलब इस सारे के सारे फीचर्स है, टच स्क्रीन के साथ है, 4G वाईफाई इंटीग्रेटेड है। तो इस तरीके का एक डिवाइस है और फेस मैनर पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले 100 सिटीज में रीच बढ़ाएंगे, फिर 450 सिटीज में इसकी रीच होगी। तो भारत पे ने भारत पे वन को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है रिसेंटली। नेक्स्ट है पेयू। पेयू नीदरलैंड बेस्ड एक फिनटेक फर्म है जिसका फॉर्मेशन 2002 में किया गया था। रिसेंटली आरबीआई ने पेयू को भी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अप्रूवल दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एसबीआई कार्ड इंट्रोड्यूस इनॉग्रल ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड माइल्स। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को एक बेहतर ट्रेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए 3 अलग अलग सेगमेंट्स में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है माइल्स। 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं? तो एसबीआई कार्ड माइल्स एलाइट, एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम और एसबीआई कार्ड माइल्स। इसमें इन्होंने 20 से ज्यादा जो एयरपोर्ट्स है और होटल्स है उनके साथ इंटीग्रेशन किया है। आप जितना ट्रेवल करते हैं यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड तो आपको इसमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे जिनको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। ओके तो ये काम यहाँ पे रिसेंटली एसबीआई ने किया है, तो माइल्स इनका कार्ड है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर वीक में हमने इतने बैंकिंग न्यूज डिस्कस किए थे। अब बात कर लेते हैं क्विज के बारे में जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और आपका जो भी स्कोर होता है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद वीमेन वर्ल्ड बैंकिंग हैज साइंड एन MOU विद जीविका बिहार, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन एंड द उम्मीद जो कि महाराष्ट्र का एक स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन है, to extend प्रयास scheme to the self help group individuals women through the cluster level federation। so आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि सिडबी ने एग्रीमेंट किया है वीमेन वर्ल्ड बैंकिंग के साथ, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, where did IRDA has opened an office to focus on providing debt option in the foreign currency फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। तो इर्डा ने अपना एक ऑफिस ओपन किया है जहां पे फॉरेन करेंसी में वो आपको लोन देगा जिससे आप ग्रीन क्लाइमेट एनर्जी में इन्वेस्ट करो। तो आंसर हो जाएगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF has raised India's growth forecast for 24-25। तो कितनी फोरकास्टिंग की है इन्होंने भारत की GDP के बारे में? आंसर है 6.8, पहले इन्होंने 6.5 कहा था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर को प्रोड्यूस करने के मामले में वेदांता ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, ये आपको 3rd नंबर पे देखने को मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट टॉप इन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट, और उन्होंने टोटल एक्सपोर्ट $9.56 बिलियन का किया है इन 23-24। तो टॉप स्टेट कौन सा है? आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच इज तमिलनाडु। इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी है, वो किस कंट्री की, जिनने मिलकर डिसाइड किया एक रिसर्च हब को सेटअप करेंगे। सो आंसर इज रशिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइंड MOU with which country to enhance collaboration and exchange of expertise in the field of auditing between the two nations। तो ऑडिटिंग की फील्ड में MOU किसके साथ किया है? तो इंडिया ने MOU साइन किया है बुल्गारिया के साथ। अगेन ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है रिसेंट में जो भी MOUs हमने साइन किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगी। PDF के लिए एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वीकली करंट अफेयर्स और डेली के लिए, मंथली के लिए नहीं। मंथली के लिए तो आपको ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, और वहां से भी आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और आपके जो भी डाउट होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी has become the sponsor of which two team in the upcoming T20 cricket World Cup? So answer is
स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियाज outward foreign direct investment or overseas direct investment declined by blank percentage to 28.64 billion in the year end। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहां से बन गया कि 28.64 बिलियन डॉलर ये हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि डिक्लाइन हुआ है। कितना परसेंट? आंसर हो जाएगा 39% डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। Which Indian Grandmaster has won the title of Candidate Chess Tournament? और ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीता है और ये सेकेंड इंडियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद। आंसर हो जाएगा डी गुकेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च इको फ्रेंडली एनसीएमसी इनेबल्ड डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड? तो आज ही हमने डिस्कस किया है अबाउट द एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आप आंसर कर पा रहे होगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई हैं। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ दीपक पारेख एज अ चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी इंश्योरेंस, हु हैज बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड? तो आज ही हमने देखा ये भी केकी मिस्त्री, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, हाँ डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है who has been appointed as a chairman of US India Tax Forum? US India Tax Forum का फॉर्मेशन 2020 में हुआ था और इसके हेड बन गए हैं अभी तरुण बजाज, जो कि इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। इन विच कंट्री हैज बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड? तो हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कहां पे की गई है? पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मतलब कुवैत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनका नाम आपको बताना है बेसिकली। ओपन एआई हैज हायर्ड ब्लैंक इट फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट इश्यूज। सो आंसर इज प्रज्ञा मिश्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। What was the net direct tax collection of the government of India in 23-24? तो net direct collection हमारा कितना हुआ है? आज अभी हमने डिस्कस किया है, याद करो 17.70% इंक्रीज हुआ है और कितना रहा है ये? 19.58 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? सो आंसर इज रतन टाटा। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? मोहम्मद सालिम इनका नाम है, इन्होंने गाजा में एक पिक्चर को क्लिक किया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू VASA-1 AI मॉडल? तो किस कंपनी ने VASA-1 AI मॉडल को लॉन्च किया है जो कि पिक्चर को कई सारे एक्सप्रेशन और इंप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता है विद ऑडियो? सो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। Recently, which organization released Trend in the World Military Expenditure 2023 report? तो बेसिकली वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी रिसेंटली हमें बताया है कि इंडिया 4th नंबर पे आती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में और यूएसए 1st नंबर पे आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में? सो आंसर है सिप्री। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन में मिल जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली वेयर वॉज द ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? तो ये कॉन्फ्रेंस रिसेंटली स्पेन बार्सिलोना में हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड गीता सब्रवाल। तो गीता सब्रवाल को यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है। इन विच कंट्री, किस देश में इन्हें भेजा गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में भेजा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 विच बैंक हैज एंटर्ड इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द टाटा पावर सोलर System Limited to boost solar energy under the PM सूरघर मुफ्त बिजली योजना? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच इंडियन फिनटेक फर्म हैज लॉन्च ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट दैट इंटीग्रेट POS, QR कोड एंड स्पीकर इनटू द वन डिवाइस? तो आंसर इज भारत पे, ये भी आज ही हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन डी। Which hospital has been named as the best private hospital in India by the prestigious Newsweek World Best Hospital 2024 ranking? तो 5th टाइम इंडिया का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बना है गुरुग्राम का मेदांता हॉस्पिटल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। डन।
नेक्स्ट, which organization has developed the bulletproof jacket of the country for the protection against the highest threat level 6? तो बुलेट प्रूफ जैकेट रिसेंटली किसने बनाई है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डीआरडीओ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रेजर पे हैज लॉन्च इट्स ओन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर या यूपीआई स्विच इन द पार्टनरशिप ऑफ विच बैंक? तो इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप किसके साथ की थी? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड माइल्स? तो माइल्स किसने इंट्रोड्यूस किया है? आज ही हमने देखा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as the brand ambassador by the ICC for the upcoming 9th edition of ICC Men's T20 World Cup? So answer is उसेन बोल्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमिटी? आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव। डन। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप अपने स्कोर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा? इस बुक के ऑथर कौन है? 4 नाम आपकी स्क्रीन पे। सही आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।